Hello everyone, I welcome you all to this channel. Today we are going to start a course on UKPSC JEE. UKPSC JEE पे यहाँ पे हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम हिंदी, इंग्लिश और साथ ही साथ इसमें जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उनको पूरा कंप्लीट करेंगे, पैरेलली चलेंगे सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हिंदी से, और हिंदी में जो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है वर्ण संरचना। वर्ण संरचना, इसके अंतर्गत हमारे पास क्या क्या आएगा? स्वर और व्यंजन। और ये कितने मार्क्स का वेटेज रख रहा है? तो यहाँ पे 10 मार्क्स हैं, काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको हम ढंग से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि भाई वर्ण क्या होता है। तो वर्ण क्या होता है उससे पहले हम बात करें, यहाँ पे पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा को, और भाषा जो है वो आया है संस्कृत के भाष शब्द से। संस्कृत के भाष शब्द से, जिसका अर्थ होता है बोलना, जिसका अर्थ होता है बोलना। अब बात करें वर्ण की, तो वर्ण से पहले हमें पता होता है वाक्य, ठीक है ना। वाक्य, वाक्य से जो उसके बाद आता है, मतलब कि वाक्य को जो बनाता है वो होता है उपवाक्य, वो होता है उपवाक्य। उसको एग्जाम्पल से भी समझेंगे कुछ टाइम बाद। इसके बाद क्या होता है आपका पदबंध, और पदबंध को बनाते हैं पद, पद यानी कि शब्द, और शब्द को बनाता है अक्षर, और अक्षर को बनाता है अंततः वर्ण, अक्षर को बनाता है वर्ण। तो इससे हमें पता चलता है वर्ण क्या है। वर्ण ये भी बोल सकते हैं कि वाक्य की सबसे छोटी इकाई है, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है ना। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई वर्ण है। सबसे छोटी इकाई ध्वनि भी कहलाती है। तो ध्वनि और वर्ण एक ही है, ध्वनि और वर्ण एक ही है, बस डिफरेंस क्या है? तो अगर हम देखें वर्ण जो है, ठीक है ना, यहाँ पे देखें वर्ण जो है आपका ध्वनि का लिखित रूप है, और वर्ण का कथित रूप या मौखिक रूप जो है वो ध्वनि है, ठीक है ना। बस इतना सा डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, जिसको वर्ण भी कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो जाती है। तो अब हम इनके एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे वाक्य क्या हो सकता है? तो वाक्य आपका सिंपल सा हो सकता है कुछ इस तरीके से। मान लिया आपका वाक्य है कि राम, मान लिया आपका वाक्य है कि राम ने कहा, राम ने कहा कि मैं लिखूंगा, कि मैं लिखूंगा। अब जरा इसे ध्यान से देखें, तो ये हमारा वाक्य है। अब इसमें उपवाक्य क्या होगा? तो इसमें उपवाक्य होगा राम ने कहा कि, दूसरा उपवाक्य होगा मैं लिखूंगा, ठीक है। तो ये जो दो उपवाक्य हैं, एक है आपका प्रधान उपवाक्य, दूसरा है आपका आश्रित उपवाक्य, दूसरा है आश्रित उपवाक्य। ये दोनों उपवाक्य जो हैं ये संज्ञा उपवाक्य के अंतर्गत आते हैं। बस यहाँ पे आपको बस इतना समझना है कि उपवाक्यों के मिलन से आपका वाक्य बन रहा है। और उपवाक्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लॉज। और पदबंध को बोलते हैं फ्रेज। तो पदबंध और उपवाक्य में एक भेद है, डिफरेंस है, जो कि आपको जानना है तो दोनों एक ही अगर आप देखें, बट अगर आप इसके भीतर तक जाएं तो आपको डिफरेंस दिखेगा कि पदबंध में कभी भी क्रिया नहीं होती, कुछ भी क्रिया की यहाँ पे बात नहीं होती। फ्रेजेस में जो हमारे हिंदी में है उसमें कभी भी क्रिया नहीं होती है। उपवाक्य में क्या होता है? उपवाक्य में जो भी हमारे पास वाक्य का छोटा सा अंश होगा, और ये जो अंश है ये अपना आंशिक भाव रखेगा, मतलब इसका अपना कुछ अर्थ होगा, इसका अपना कुछ ना कुछ अर्थ होगा। बट जो पदबंध है उसका अपना कोई पूर्ण अर्थ नहीं होता, ठीक है ना, उसका अपना कोई पूर्ण भाव नहीं होता। समझ रहे हैं आप? तो उपवाक्य और पदबंध में यही डिफरेंस है कि उपवाक्य जहां भी होगा वहां पर उसका एक आंशिक भाव होगा, और पदबंध का पूर्ण भाव नहीं होगा, यानी कि इसका कोई भाव नहीं होगा। इसी के बाद हम देखें यहाँ पे
पद और शब्द है। तो इसमें अगर हम राम को ही ले लें तो राम क्या हो गया हमारा, शब्द हो गया या पद हो गया, ठीक है ना। राम क्या हो गया हमारा, शब्द हो गया या पद हो गया। तो राम हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के तरीके से ले लिया। अब पूछा जाए कि राम में अक्षर कितने हैं, तो रा कॉमा मौ, 2 अक्षर हैं। कितने हैं, 2 अक्षर इसमें हैं। कितने अक्षर हैं इसमें, 2 अक्षर हैं। इसी तरीके से पूछ लिया जाए कि राम में वर्ण की संख्या कितनी है, तो 4 है। कैसे, रौ, फिर आ, फिर मौ और फिर औ, 4 इसमें वर्ण है। वर्णमाला की तरफ देखें अगर हम, तो हम वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के समूह को या फिर वर्णों के व्यवस्थित समूह को या फिर व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास सबसे ऊपर के जो अगर आप देखें तो ये क्या है, ये है स्वर, ठीक है ना, स्वर। और इसमें अंग और अह भी होगा, अंग अह, ठीक। इसी तरीके से ये व्यंजन है, क्या है ये, व्यंजन। और व्यंजन में ये 2 आपको अलग दिखाई दे रहे होंगे, तो इनको बोलते हैं, ठीक है। इनको काउंट तो नहीं किया जाता है, बट इनको बोल दिया जाता है क्या, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। नेक्स्ट है हमारे पास, ये अगर आप देखें तो ये है संयुक्त व्यंजन, और ये हैं आगत ध्वनियां जो कि अरबी फारसी से ली गई है। ये जौ और फौ अरबी फारसी ध्वनियां हैं, और ये है, ठीक है ना, अंग्रेजी से आ, ठीक है, आ, जैसे ऑन, ऑन में यूज होता है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्वर है और ये व्यंजन है, हमने देखा, ठीक है, ये हमें स्पष्ट है। अब प्रश्न क्या आता है स्वर और व्यंजन से रिलेटेड, तो वो थोड़ा यहाँ पे टफ हो जाता है अगर आपने इसको डिटेल में नहीं पढ़ा है, ठीक है। वैसे तो बस संख्या की बात है। अगर आप देखें यहाँ पे, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है, प्रश्न यहाँ पे ये पूछा जाता है कि उच्चारण के आधार पर वर्ण की संख्या कितनी है। उच्चारण के आधार पर वर्ण की संख्या कितनी है। इसी तरीके से दूसरा पूछ लिया जाता है कि लेखन के आधार पर कितनी है। तो दोनों में यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। उच्चारण के आधार पर वर्ण जो होते हैं, उच्चारण के आधार पर वर्ण जो होते हैं वो होते हैं हमारे 45, ठीक है, 45। और लेखन के आधार पर होते हैं 52, ठीक है ना। कितने होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। अभी कैसे होते हैं इसको थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें उच्चारण की, तो इसमें केवल और केवल वही वर्ण लिए जाएंगे जो उच्चारित किए जाते हैं। छोड़ा किन को जाएगा, इसको, री को और इन दोनों को, ठीक है। इसकी यहाँ पे बात नहीं होगी, इनको हम यहाँ पे काउंटिंग में नहीं लेते हैं जनरली, ठीक है। इसके बाद हम बात करें इसको भी अगर हम छोड़े, व्यंजनों से अगर हम इसको छोड़ दें, ठीक है, तो 3 हमने ये छोड़े, 4 हमने ये छोड़े, मतलब कि 7 हमने छोड़े, टोटल थे 52। तो ये हो गए हमारे 45 वर्ण, ठीक है। मतलब उच्चारण के आधार पर हमने स्वरों की संख्या जो ली वो ली 10, और हमारे जो व्यंजन थे उनकी संख्या जो हमने ली वो ली 35। इसको ऐड करेंगे 45। इसी तरीके से व्यंजन के आधार पे इसी तरीके से लेखन के आधार पे हमने स्वरों की संख्या जो ली वो ली हमने 3 और जोड़ करके, री, अंग और अह को, तो +3 करा। और 35 में हमने ये 4 संयुक्त व्यंजन भी जोड़े। ये अलग क्यों है अभी बात करेंगे इनकी। तो हमारे पास 7 कुल और जुड़ गए 45 में, तो इसका मतलब ये होगी 52, ठीक है ना। 7 कुल और जुड़ गए और ये हो गए हमारे 52। तो लेखन के आधार पर यहाँ पर 52 है और उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, ये भी पूछा जाता है। अगला है हमारे पास, देखें अगर हम यहाँ पे एक चीज हमें साफ साफ दिखाई दे रही होगी, एक चीज हमें यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रही होगी कि हमें यहाँ पे कोई भी भिन्नता नहीं दिखाई दे रही है उच्चारण के आधार पर। किन किन में, इसमें, इसमें और इसमें। इसी तरीके से ये 3 जो 100 हैं, इनमें भी उच्चारण कैसे होगा, आइए उसको जानते हैं हम। सबसे पहले अगर हम बात करें इनकी, सबसे पहले हम बात करें अगर इसमें और इसमें और इसमें क्या फर्क है, ठीक है ना। तो अगर हम पहले वाले की तरफ जाएं तो इसको हम पढ़ते हैं अगा। क्या पढ़ते हैं, अगा। तो ये है हमारा क ख ग घ अगा।
तो ये सबसे पहला वर्ग है हमारा क वर्ग। सबसे पहला जो वर्ग है यहाँ पे यह है क वर्ग। दूसरा वर्ग है चौ वर्ग। इसको बोलते हैं संघर्ष स्पर्शी वर्ग भी बोलते हैं। इसको संघर्ष स्पर्शी वर्ग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? संघर्ष स्पर्शी। इसका अर्थ ये है, संघर्ष का मतलब जहां पे घर्षण हो। ठीक है, अगर आपको घर्षण करना पड़ रहा है वर्णों को बोलते हुए, वर्णों को उच्चारित करते समय, तो वो संघर्ष है। और स्पर्शी मतलब जब आपका जो मुंह का ऊपर वाला भाग है उस पे आपकी जिह्वा, ठीक है ना, जब टच कर रही है तो वो आपका स्पर्श है। तो संघर्ष स्पर्शी आपका ये वाला होता है। ठीक है ना, चौ वर्ग। इसको हम ये नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, इसी के बाद हमारा ये टौ वर्ग है, ये तौ वर्ग है, ये पौ वर्ग है, ये है अंतस्थ, ये है आपका ऊष्म। ठीक है, ये क्या है आपका? ऊष्म। और अंततः ये है हमारे संयुक्त व्यंजन और ये है आगत ध्वनियां। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे बोल रहा था कि यहाँ पे भेद क्या निकल के आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल रहा था कि इन तीनों में यहाँ पे डिफरेंस क्या है। तो इसको हमने कहा, इसको हम पढ़ेंगे अंगौ। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे ड़ अड़। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे ड़ और इसको हम पढ़ेंगे अड़ाव। इसका जो प्रयोग होता है वो होता है अनुस्वार के साथ, अनुस्वार की जगह पर। जैसे अनुस्वार की जगह पे, जैसे अगर आप देखें, आपने कहीं पे लिखा है गंगा। ठीक है, आपने कहीं पे लिखा है गंगा या आपने लिखा है कहीं पे पंख। तो इसको जब आप वर्णों में तोड़ेंगे तो उनमें से एक वर्ण बीच में आएगा अंग। ठीक है ना, क वर्ग का अंग आएगा, क वर्ग का पांचवा वर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, इसको हम लिखेंगे गौ धन अंग धन गा, या फिर गौ प्लस आ। ठीक है, ऐसे गौ धन आ। ठीक है, गौ धन आ भी आप इसको लिख सकते हैं। इसी के बाद पंख को देखें तो पंग। ठीक है, पंग पौ फिर अंगौ। ठीक है, फिर प्लस ख धन ख। तो ये है हमारा, इस तरीके से अनुस्वार की जगह पे इसका यूज होता है। दूसरा है हमारे पास, तो ये जो इसका जो यूज होता है ये होता है हमारा, जैसे डर, आगे से जब भी कोई शब्द है उसके आगे से होगा इसका यूज। डबडबाना, या फिर इसी तरीके से डराना, और भी आ सकता है इसमें डांटना। और ये जो है जिसमें नीचे यहाँ पे बिंदु लगा हुआ है, ये है हमारा अड़ाव। जैसे लड़की, यहाँ पे यूज हो जाता है। ठीक है, ठीक है, अड़, ऐसे आप इसको पढ़ सकते हैं। ये हो गया ड, ये हो गया अड़ाव। राइट, तो ये हो गया ड और ये हो गया अड़ाव। ठीक है, डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है? ये हो गया ड, ये हो गया अड़ाव। ठीक है ना, लड़की। इसी तरीके से लकड़ी, इसी तरीके से आपका बहुत सारे बन सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारे बन सकते हैं, जैसे बड़ा। तो ये यहाँ पे डिफरेंस होता है, ये हमें समझना चाहिए। अब बात करें कि भाई इन तीनों सौ में क्या डिफरेंस है, तो आइए जानते हैं, और फिर उच्चारण के आधार पे ही इनका डिफरेंस आपको पता चल पाएगा। यहाँ पे अगर आप बात करें इस सौ की, तो ये तालव्य यानी कि जो तालु मुंह के अंदर का ऊपरी पिछला भाग होता है। ठीक है, उस पे जब आपकी जीभ टकराती है तो आपका श श निकलता है। ठीक है ना, श। उसके बाद अगर बीच वाले भाग पे, ऊपरी भाग कह लें या बीच वाले भाग कह लें, तो ये होता है आपका मूर्धन्य। ये पीछा वाला था, जब पीछे आपकी जीभ टकराएगी तो तालव्य, जब बीच में ऊपर की तरफ टकराएगी, ठीक है ना, मुंह के या जीभ के जो ऊपर है, या मुंह के जो अंदर का जो भीतरी ऊपरी भाग है उस पे टकराएगी, तो वो आपका मूर्धन्य होगा, मतलब कि षटकोण वाला सौ। और ये है हमारा शक्कर वाला सौ, शक्कर। और ये हो गया षटकोण, षटकोण। ठीक है, इसी तरीके से हमारा तीसरा आ सकता है, इसी तरीके से हमारा स, जो कि दांतों पे टकराएगा, नीचे वाले दांतों पे। ठीक है, इस साइड। तो ये हो गया हमारा सरोता।
ठीक है, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। तो ये है श, ये है श, ये है स, श,